दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जानेंगे। उनकी जीवनी तथा उनकी स्वतंत्रता में क्या योगदान है, आइए इनको जानने का प्रयास करते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून सन 1897 में हुआ था। इनकी मृत्यु दिसंबर 1927 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्होंने 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी दे दी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे। रामप्रसाद बिस्मिल एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाभाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी, विक्रमी संवत सन 1954 शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे रामप्रसाद बिस्मिल जी 30 वर्ष की आयु में पौष कृष्ण एकादशी, जिसे सफला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, सोमवार को विक्रमी संवत सन 1984 को शहीद हो गए। उन्होंने सन 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित भी किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिला, उससे उन्होंने हथियार खरीदे और उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया। 11 पुस्तकें उनके जीवन काल में प्रकाशित हुईं, जिनमें से अधिकतर सरकार द्वारा जब्त कर ली गईं। बिस्मिल को तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की लखनऊ सेंट्रल जेल की 11 नंबर बैरक में रखा गया था। इसी जेल में उनके दल के अन्य साथियों को एक साथ रखकर उन सभी पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश रचने का ऐतिहासिक मुकदमा भी चलाया गया था। मध्य प्रदेश में एक मुरैना गांव है, जहां पर बरबई नामक स्थान पर रामप्रसाद बिस्मिल जी की प्रतिमा विद्यमान है। इनके पूर्वज तोमर राजपूत थे और बिस्मिल के दादाजी ठाकुर नारायण लाल का पैतृक गांव बरबई था। यह गांव तत्कालीन ग्वालियर राज्य में चंबल नदी के बीहड़ों के बीच स्थित तोमर घाट क्षेत्र के मुरैना जिले में था और वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में है। इस ग्रामवासी आए दिन अंग्रेजों व अंग्रेजी आधिपत्य वाले ग्रामवासियों को तंग करते थे। पारिवारिक कलह के कारण नारायण लाल ने अपनी पत्नी विचित्रा देवी एवं दोनों पुत्रों मुरलीधर व कल्याणमल सहित अपने पैतृक गांव को छोड़ दिया। उनके गांव छोड़ने के बाद बरबई में केवल उनके 2 भाई अमान सिंह व समान सिंह ही रह गए, जिनके वंशज आज भी उसी गांव में रहते हैं। आज बरबई गांव के एक पार्क में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रामप्रसाद बिस्मिल जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। वहीं बरबई ग्राम को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत भी विकसित किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त मुरैना में बिस्मिल का एक मंदिर एवं जिला मुख्यालय पर अमर शहीद पर राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय भी बनाया गया है, जो चंबल अंचल के अमर शहीदों एवं अंचल के ऐतिहासिक व पुरास्थलों की जानकारी प्रदान करता है। कालांतर में यह परिवार उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर शाहजहांपुर आ गया। शाहजहांपुर में मुन्नूगंज के फाटक के पास स्थित एक अत्तार की दुकान पर मात्र 3 रुपये मासिक में नारायण लाल ने नौकरी कर ली थी। इतने कम पैसे में उनके परिवार का गुजारा नहीं होता था। बिस्मिल की दादी विचित्रा देवी ने अपने पति का हाथ बटाने के लिए अनाज पीसने का काम शुरू किया था। यह सिलसिला लगभग 2-3 वर्ष तक चलता रहा। यह सुंदर सी तस्वीर बिस्मिल के पिता मुरलीधर जी की है। उनके आचार विचार, बिस्मिल जी के आचार विचार, निष्ठा व धार्मिक प्रवृत्ति से स्थानीय लोग प्रायः उनको पंडित जी कहकर संबोधित करते थे। इससे उन्हें एक लाभ यह भी होता था कि प्रत्येक तीज त्योहार पर दान दक्षिणा व भोजन आदि में घर में आ जाया करते थे। इसी बीच नारायण लाल को स्थानीय निवासियों की सहायता से एक पाठशाला में 7 रुपये मासिक पर नौकरी भी मिल गई। कुछ समय पश्चात उन्होंने यह नौकरी भी छोड़ दी और रोजगारी इकन्नी दुकन्नी चौन्नी के सिक्के बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। इससे उनके प्रतिदिन 5-7 आने की आय होने लगी। नारायण लाल ने रहने के लिए एक मकान भी शहर के खिरनी बाग मोहल्ले में खरीद लिया और बड़े बेटे मुरलीधर का विवाह अपने ससुराल वालों के परिवार की ही एक कन्या मूलमती से करके उसे इस नए घर में लेकर आए। शादी के पश्चात मुरलीधर को शाहजहांपुर की नगरपालिका में 15 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी मिल गई थी, किंतु उन्हें यह नौकरी पसंद नहीं आई। कुछ दिन बाद उन्होंने नौकरी त्याग कर कचहरी में स्टाम्प पेपर बेचने का काम शुरू कर दिया। इस व्यवसाय में उन्होंने अच्छा खासा धन कमाया। 3 बैलगाड़ियां किराए पर चलने लगीं। वह ब्याज पर रुपए उधार देने का काम भी करने लगे। बिस्मिल जी की प्रारंभिक जीवन एवं उनकी शिक्षा। 11 जून सन 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खिरनी बाग मोहल्ले में जन्मे राम प्रसाद अपने पिता मुरलीधर और माता मूलमती की दूसरी संतान थे। उनसे पूर्व एक पुत्र पैदा होते ही मर चुका था। बालक की जन्म कुंडली व दोनों हाथ की 10 उंगलियों में चक्र के निशान देखकर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, यदि इस बालक का जीवन किसी प्रकार बचा रहा, यद्यपि संभावना बहुत कम है, तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। माता पिता दोनों ही सिंह राशि के थे और बच्चा भी सिंह शावक जैसा लगता था। अतः ज्योतिषियों ने बहुत सोच विचार कर तुला राशि के नामाक्षर पर र पर नाम रखने का सुझाव दिया। माता पिता दोनों ही राम के आराधक थे, अतः बालक का नाम राम प्रसाद बिस्मिल रखा गया। माँ मूलमती तो सदैव यही कहती थीं कि उन्हें राम जैसा पुत्र चाहिए था। बालक को घर में सभी लोग प्यार से राम कहकर ही पुकारते थे। राम प्रसाद के जन्म से पूर्व उनकी माँ एक पुत्र खो चुकी थीं, अतः जादू टोने का सहारा भी लिया गया था। एक खरगोश
लाया गया और नवजात शिशु के ऊपर से उतारकर आंगन में छोड़ दिया गया। खरगोश ने आंगन के 2 से 4 चक्कर लगाए और फौरन मर गया। इसका उल्लेख रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में किया है। मुरलीधर के कुल 9 संतानें हुईं, जिनमें 5 पुत्रियां एवं 4 पुत्र थे। आगे चलकर 2 पुत्रियों एवं 2 पुत्रों का भी देहांत हो गया। बाल्यकाल से ही रामप्रसाद की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। उसका मन खेलने में अधिक किंतु पढ़ने में कम लगता था। इसके कारण उनके पिता तो उसकी खूब पिटाई लगाते, परंतु माँ हमेशा प्यार से यही समझाते कि बेटा राम, ये बहुत बुरी बात है, मत किया करो। इस प्यार भरी सीख का उनके मन पर कहीं न कहीं प्रभाव अवश्य पड़ता। उसके पिता ने पहले हिंदी का अक्षर बोध कराया, किंतु ऊ से उल्लू न तो उन्होंने पढ़ना सीखा और न ही लिखकर दिखाया। उन दिनों हिंदी की वर्णमाला में ऊ से उल्लू ही पढ़ाया जाता था। इस बात का वह विरोध करते थे और बदले में पिता की मार भी खाते थे। हार कर उसे उर्दू के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। शायद यही प्राकृतिक गुण रामप्रसाद को एक क्रांतिकारी बना पाए। लगभग 14 वर्ष की आयु में रामप्रसाद को अपने पिता की संदूकची से रुपए चुराने की लत पड़ गई। चुराए गए रुपयों से उन्होंने उपन्यास आदि खरीदकर पढ़ना प्रारंभ कर दिया एवं सिगरेट पीने व भांग चढ़ाने की आदत भी पड़ गई थी। कुल मिलाकर रुपए चोरी का सिलसिला चलता रहा और रामप्रसाद अब उर्दू के प्रेमरस से परिपूर्ण उपन्यासों व गज़लों की पुस्तकें पढ़ने के आदी हो गए थे। संयोग से एक दिन भांग के नशे में होने के कारण रामप्रसाद की चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। खूब पिटाई भी हुई। उपन्यास व अन्य किताबें फाड़ डाली गईं, लेकिन रुपए चुराने की आदत अभी भी नहीं छोड़ी उन्होंने। आगे चलकर जब उनको थोड़ी समझ आई, तभी वे इस दुर्गुण से मुक्त हो सकें। रामप्रसाद ने उर्दू मिडिल की परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। साथ ही पड़ोस के एक पुजारी ने रामप्रसाद को पूजा पाठ की विधि का ज्ञान करवा दिया। पुजारी एक सुलझे हुए विद्वान व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव रामप्रसाद के जीवन पर भी पड़ा। पुजारी के उपदेशों के कारण रामप्रसाद पूजा पाठ के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे थे। पुजारी की देखा देखी रामप्रसाद ने व्यायाम करना भी प्रारंभ कर दिया था। किशोरावस्था की जितनी भी कुभावनाएं एवं बुरी आदतें मन में थीं, वे भी छूट गईं। केवल सिगरेट पीने की लत नहीं छूटी, परंतु वह भी कुछ दिनों बाद विद्यालय के एक सहपाठी सुशील चंद्र सेन की सत्य संगति से छूट गई। सिगरेट छूटने के बाद रामप्रसाद का मन पढ़ाई में लगने लगा। बहुत शीघ्र ही वह अंग्रेजी के 5वें दर्जे में आ गए। रामप्रसाद में अप्रत्याशित परिवर्तन हो चुका था। शरीर सुंदर व बलिष्ठ हो गया था। नियमित पूजा पाठ में समय व्यतीत होने लगा था। इसी दौरान वह मंदिर में आने वाले मुंशी इंद्रजीत से उनका संपर्क हुआ। मुंशी इंद्रजीत ने रामप्रसाद को आर्य समाज के संबंध में बताया और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने को कह दिया। सत्यार्थ प्रकाश के गंभीर अध्ययन से रामप्रसाद के जीवन पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। स्वामी सोमदेव से उनकी भेंट कैसे हुई, आइए जानते हैं। रामप्रसाद जब गवर्नमेंट स्कूल शाहजहांपुर में 8वीं कक्षा के छात्र थे, तभी संयोग से स्वामी सोमदेव का आर्य समाज में आगमन हो गया। मुंशी इंद्रजीत ने रामप्रसाद को स्वामी जी की सेवा में नियुक्त कर दिया।
यहीं से उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। एक ओर सत्यार्थ प्रकाश का गंभीर अध्ययन व दूसरी ओर स्वामी सोमदेव के साथ राजनीतिक विषयों पर खुली चर्चा से उनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत हुई। सन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागता अध्यक्ष पंडित जगत नारायण मुल्ला के आदेश की धज्जियां बिखेरते हुए राम प्रसाद ने जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पूरे लखनऊ शहर में शोभा यात्रा निकाली तो सभी नवयुवकों का ध्यान उनकी दृढ़ता की ओर गया। अधिवेशन के दौरान उनका परिचय केशव बलिराम हेडगेवार, छद्मनाम केशव चक्रवर्ती, सोमदेव शर्मा व मुकुंदी लाल आदि से हो गया। बाद में इन्हीं सोमदेव शर्मा ने किन्हीं सिद्ध गोपाल शुक्ल के साथ मिलकर नागरी साहित्य पुस्तकालय कानपुर से एक पुस्तक भी प्रकाशित की, जिसका शीर्षक रखा गया था अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास। यह पुस्तक बाबू गणेश प्रसाद के प्रबंध से कुर्मी प्रेस, लखनऊ में सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। राम प्रसाद ने यह पुस्तक अपनी माताजी से 2 बार में 200 रुपये लेकर प्रकाशित की थी। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया भी है। यह पुस्तक छपते ही जब्त कर ली गई थी। बाद में जब काकोरी कांड का अभियोग चला तो साक्ष्य के रूप में यही पुस्तक प्रस्तुत की गई थी। अब यह पुस्तक संपादित करके सरफरोशी की तमन्ना नामक ग्रंथावली के भाग 3 में संकलित की जा चुकी है और 3 मूर्ति भवन पुस्तकालय नई दिल्ली सहित कई अन्य पुस्तकालयों में देखी जा सकती है। मैनपुरी की षड्यंत्र की घटना के बारे में जानते हैं। पंडित गेंदालाल दीक्षित मैनपुरी षड्यंत्र में बिस्मिल जी के मार्गदर्शक बनकर उभरे। सन 1914 में भाई परमानंद की फांसी का समाचार सुनकर राम प्रसाद ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। सन 1916 में एक पुस्तक छपकर आ चुकी थी। कुछ नवयुवक उनके साथ जुड़ चुके थे। स्वामी सोमदेव का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो चुका था। एक संगठन उन्होंने पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मातृ वेदी के नाम से खुद खड़ा कर लिया था। इस संगठन की ओर से एक इश्तिहार और एक प्रतिज्ञा भी प्रकाशित की गई। दल के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से रामप्रसाद ने, जो अब तक बिस्मिल के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे, सन जून 1918 में 2 तथा सितंबर 1918 में 1 कुल मिलाकर 3 डकैती भी डाल ली थी, जिससे पुलिस सतर्क होकर इन युवकों की खोज में जगह जगह छापे डाल रही थी। 26 से 31 दिसंबर सन 1918 तक दिल्ली में लाल किले के सामने हुए कांग्रेस अधिवेशन में इस संगठन के 9 युवकों ने चिल्ला चिल्लाकर जैसे ही पुस्तकें बेचना शुरू किया कि पुलिस ने छापा डाला, किंतु बिस्मिल की सूझबूझ से सभी पुस्तकें बच गईं। पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म यमुना किनारे स्थित मई गांव में हुआ था। इटावा जिले के एक प्रसिद्ध कस्बे औरैया के डीएवी स्कूल में अध्यापक थे। देशभक्ति का जुनून सवार हुआ तो शिवाजी समिति के नाम से एक संस्था बना ली इन्होंने और हथियार एकत्र करने शुरू कर दिए। आगरा में हथियार लाते हुए पकड़े गए थे। किले में कैद थे। वहां से पुलिस को चकमा देकर
रफूचक्कर हो लिए। बिस्मिल की मातृवेदी संस्था का विलय शिवाजी समिति में करने के बाद दोनों ने मिलकर कई काम किए। एक बार पुनः पकड़े गए, पुलिस पीछे पड़ी थी, भागकर दिल्ली चले गए, जहां उनका प्राण का अंत हो गया। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में पंडित गेंदा लाल जी का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। मैनपुरी षड्यंत्र में शाहजहांपुर से 6 युवक शामिल हुए थे, जिनके लीडर रामप्रसाद बिस्मिल थे, किंतु वे पुलिस के हाथ नहीं आए, तत्काल फरार हो गए। 1 नवंबर सन 1911 को मजिस्ट्रेट B.S. कृष्ण ने मैनपुरी षड्यंत्र का फैसला सुना दिया। जिन जिन को सजाएं हुई उनमें मुकुंदी लाल के अलावा सभी को फरवरी 1920 में आम माफी के ऐलान में छोड़ दिया गया। बिस्मिल पूरे 2 वर्ष भूमिगत रहे। उनके दल के ही कुछ साथियों ने शाहजहांपुर में जाकर यह अफवाह फैला दी कि भाई रामप्रसाद तो पुलिस की गोली से मारे गए, जबकि सच्चाई यह थी कि वे पुलिस मुठभेड़ के दौरान यमुना में छलांग लगाकर पानी के अंदर ही अंदर योगा अभ्यास की शक्ति से तैरते हुए मीलों दूर आगे जाकर नदी से बाहर निकले और जहां आजकल ग्रेटर नोएडा आबाद हो चुका है, वहां के निर्जन बिहड़ों में चले गए। वहां उन दिनों केवल बबूल के ही वृक्ष उगा करते थे और ऊसर जमीन में आदमी तो कहीं दूर दूर तक दिखता ही नहीं था। पलायन अवस्था में साहित्य का सृजन। रामप्रसाद बिस्मिल ने यहाँ के एक छोटे से गांव रामपुर जहांगीर में शरण ली और कई महीने यहाँ के निर्जल जंगलों में घूमते हुए गांव के गुजरों की गाय भैंस चराई। इसका बड़ा ही रोचक वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा के 2य खंड में किया है। स्वदेश प्रेम उपशीर्षक पलायनावस्था में किया है। यही रहकर उन्होंने अपना क्रांतिकारी उपन्यास बोल्शेविकों की करतूत लिखा। वस्तुतः यह उपन्यास मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखित पुस्तक निहिलिस्ट रहस्य का हिंदी अनुवाद है, जिसका भाषा और शैली दोनों ही बड़ी रोचक है। अरविंद घोष की एक अति उत्तम बांग्ला पुस्तक यौगिक साधन का हिंदी अनुवाद भी उन्होंने भूमिगत रहते हुए ही किया था। यमुना के किनारे जमीन उन दिनों पुलिस से बचाने के लिए सुरक्षित समझी जाती थी, अतः बिस्मिल ने उस निरापद स्थान का भरपूर उपयोग किया। वर्तमान समय में यह गांव चूंकि ग्रेटर नोएडा के बीटा 1 सेक्टर के अंतर्गत आता है, अतः उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर जागीर गांव के क्षेत्र में आने वाली वन विभाग की आरक्षित भूमि पर उनकी स्मृति में अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान विकसित कर दिया है, जिसकी देखरेख ग्रेटर नोएडा प्रशासन के वित्त पोषण से प्रदेश का वन विभाग करता है। बिस्मिल की एक विशेषता यह भी थी कि वे किसी भी स्थान पर अधिक दिनों तक ठहरते नहीं थे। कुछ दिन रामपुर जागीर में रहकर अपनी सगी बहन शास्त्री देवी के गांव कोसमा जिला मैनपुरी में भी रहने लगे। मजे की बात यह है कि उनकी अपनी बहन तक उन्हें पहचान नहीं पाई। कोसमा से चलकर बाह पहुँचे, कुछ दिन बाह में रहे, फिर वहाँ से पिनहट, आगरा होते हुए ग्वालियर रियासत स्थित अपने दादा के गांव बरबई, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में चले गए। उन्होंने वहां किसान के भेष में रहकर कुछ दिनों हल भी चलाया। पलायनावस्था में रहते हुए उन्होंने सन 1918 में प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक द ग्रैंड मदर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद किया। उनके सभी साथियों को यह पुस्तक बहुत पसंद आई।
इस पुस्तक का नाम उन्होंने कैथेराइन रखा था। इतना ही नहीं, बिस्मिल ने सुशील माला सीरीज से कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की थीं, जिनमें मन की लहर नामक कविताओं का संग्रह, कैथेराइन या स्वाधीनता की देवी कैथेराइन ब्रस्कोवस्की की संक्षिप्त जीवनी, स्वदेशी रंग व उपरोक्त बोल्शेविकों की करतूत नामक उपन्यास प्रमुख थे। स्वदेशी रंग के अतिरिक्त अन्य तीनों पुस्तकें आम पाठकों के लिए आजकल पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। एक बार फिर से उन्होंने क्रांति की ओर अपना रुख मोड़ा। सरकारी ऐलान के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने वतन शाहजहांपुर आकर पहले भारत सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैनेजर के पद पर कुछ दिन नौकरी की। उसके बाद सदर बाजार में रेशमी साड़ियों की दुकान खोलकर बनारसी लाल के साथ व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार में उन्होंने नाम और नामा दोनों कमाया। कांग्रेस जिला समिति ने उन्हें लेखा परीक्षक के पद पर कार्यकारी कमेटी में लिया। सितंबर 1920 में वे कलकत्ता कांग्रेस में शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। कलकत्ता में उनकी भेंट लाला लाजपत राय से हुई। लाला जी ने जब उनकी लिखी हुई पुस्तकें देखीं तो वे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने उनका परिचय कलकत्ता के कुछ प्रकाशकों से करा दिया, जिनमें एक उमादत्त शर्मा भी थे, जिन्होंने आगे चलकर सन 1922 में राम प्रसाद बिस्मिल की एक पुस्तक कैथेराइन छापी थी। सन 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में राम प्रसाद बिस्मिल ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर मौलाना हसरत मोहानी का खुलकर समर्थन किया और अंततोगत्वा गांधी जी से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित करवाकर ही माने। इस कारण वे युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। समूचे देश में असहयोग आंदोलन शुरू करने में शाहजहांपुर के स्वयंसेवकों की अहम भूमिका थी, किंतु 1922 में जब चौरी चौरा कांड के पश्चात किसी से परामर्श किए बिना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो 1922 की गया कांग्रेस में बिस्मिल व उनके साथियों ने गांधी जी का ऐसा विरोध किया कि कांग्रेस में फिर दो विचारधाराएं बन गई, एक उदारवादी या लिबरल और दूसरी विद्रोही या रिबेलियन। गांधी जी विद्रोही विचारधारा के नवयुवकों को कांग्रेस की आम सभाओं में विरोध करने के कारण हमेशा हुल्लड़बाज कहा करते थे। एक बार तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर क्रांतिकारी नवयुवकों का साथ देने पर बुरी तरह फटकार भी लगाई थी। HRA का गठन। लाला हृदयालाल, जिन्होंने HRA के गठन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जनवरी सन 1923 में मोतीलाल नेहरू व देशबंधु चित्तरंजन दास सरीखे धनाढ़ लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बना ली। नवयुवकों ने तदर्थ पार्टी के रूप में रिवॉल्यूशनरी पार्टी का ऐलान कर दिया। सितंबर सन 1923 में हुए दिल्ली के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असंतुष्ट नवयुवकों ने यह निर्णय लिया कि वे भी अपनी पार्टी का नाम व संविधान आदि निश्चित कर राजनीति में दखल देना शुरू करेंगे, अन्यथा देश में लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र हावी हो जाएगा। देखा जाए तो उस समय उनकी यह बड़ी दूरदर्शी सोच थी। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हृदयालाल, जो उन दिनों विदेश में रहकर हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने की रणनीति बनाने में जुटे हुए थे, राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में स्वामी सोमदेव के समय से ही थे। लाला जी ने ही पत्र लिखकर राम प्रसाद बिस्मिल को सचिंद्र नाथ सान्याल व यदुगोपाल मुखर्जी से मिलकर नई पार्टी
का संविधान तैयार करने की सलाह दे दिया। लाला जी की सलाह मानकर राम प्रसाद इलाहाबाद गए और सचिंद्र नाथ सान्याल के घर पर पार्टी का संविधान तैयार किया। नवगठित पार्टी का नाम संक्षेप में HRA रखा गया व इसका संविधान पीले रंग के पर्चे पर छाप करके सदस्यों को भेजा गया। 3 अक्टूबर सन 1924 को इस पार्टी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक कार्यकारिणी बैठक कानपुर में की, जिससे सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी व राम प्रसाद बिस्मिल आदि कई प्रमुख सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में पार्टी का नेतृत्व बिस्मिल को सौंपकर सान्याल व चटर्जी बंगाल चले गए। पार्टी के लिए फंड एकत्र करने में कठिनाइयों को देखते हुए आयरलैंड के क्रांतिकारियों का तरीका अपनाया गया और पार्टी की ओर से पहली डकैती सन 1924 में 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस की रात को बमरौली में डाली गई, जिसका कुशल नेतृत्व बिस्मिल जी ने किया था। इसका उल्लेख चीफ कोर्ट ऑफ अवध के फैसले में मिलता है। द रिवॉल्यूशनरी घोषणा पत्र का प्रकाशन क्रांतिकारी पार्टी की ओर से 1 जनवरी सन 1925 को किसी गुमनाम जगह से प्रकाशित एवं 28 से 31 जनवरी सन 1925 के बीच समूचे हिंदुस्तान के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित 4 पृष्ठ के पैम्फलेट द रिवॉल्यूशनरी में रामप्रसाद बिस्मिल ने विजय कुमार के छद्म नाम से अपने दल की विचारधारा का लिखित रूप में खुलासा करते हुए साफ शब्दों में घोषित किया था कि क्रांतिकारी इस देश की शासन व्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं और इसके लिए वे क्या क्या कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने गांधी जी की नीतियों का मजाक बनाते हुए यह प्रश्न भी किया था कि जो व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक कहता है वह अंग्रेजों में खुलकर बात करने से डरता है। जो व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक कहता है वह अंग्रेजों से खुलकर बात करने में डरता क्यों है। उन्होंने हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को ऐसी छंद वेशी महात्मा के बहकावे में न आने की सलाह देते हुए उनकी क्रांतिकारी पार्टी में शामिल होकर अंग्रेजों से टक्कर लेने का खुला आह्वान किया था। द रिवॉल्यूशनरी के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित इस क्रांतिकारी घोषणा पत्र में क्रांतिकारियों के वैचारिक चिंतन को भली भांति समझा जा सकता है। इस पत्र का अविकल हिंदी काव्यानुवाद अब हिंदी विकी स्रोत पर भी उपलब्ध हुआ है। काकोरी कांड के क्रांतिकारी सबसे ऊपर राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खान, नीचे ग्रुप फोटो में क्रमशः बाएं और दाएं योगेश चंद्र चटर्जी, प्रेम कृष्ण खन्ना, मुकुंदी लाल, विष्णु शरण दुबले, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, राम कृष्ण खत्री, मनमथ नाथ गुप्त, राजकुमार सिन्हा, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, गोविंद चरण कार, राम दुलारे द्विवेदी, रामनाथ पांडे, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, प्रणवेश कुमार चटर्जी ये प्रमुख क्रांतिकारी काकोरी कांड में सम्मिलित हैं। द रिवॉल्यूशनरी नाम से प्रकाशित इस 4 पृष्ठीय घोषणा पत्र को देखते ही ब्रिटिश सरकार इसके लेखक को बंगाल में खोजने लगी। संयोग से सचिंद्र नाथ सान्याल बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिए गए जब वे यह घोषणा पत्र अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। इसी प्रकार
योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर में पार्टी की मीटिंग करके जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे कि एचआरए के संविधान की ढेर सारी प्रतियों की साथ पकड़ लिए गए। उन्हें हजारीबाग में जेल में बंद कर दिया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का उत्तरदायित्व भी आ गया। बिस्मिल का स्वभाव था कि वे या तो किसी काम को हाथ में लेते न थे और यदि एक बार काम हाथ में ले लिया तो उसे पूरा किए बगैर छोड़ते नहीं थे। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु अब तो और भी अधिक बढ़ गई थी। कहीं से भी धन प्राप्त होता न देख उन्होंने 7 मार्च सन 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई सन 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डालीं, परंतु उनमें कुछ विशेष धन प्राप्त नहीं हो सका। इन दोनों डकैतियों में एक एक व्यक्ति मौके पर ही मारे गए। इससे बिस्मिल की आत्मा को अपार कष्ट हुआ। अंततः उन्होंने यह पक्का निश्चय कर लिया कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी रईस के घर डकैती बिल्कुल नहीं डालेंगे। शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में निर्णय लेकर योजना बनी और 9 अगस्त सन 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें अशफाक उल्ला खां भी शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चंद्र चक्रवर्ती, छद्मनाम मुरारी शर्मा, वास्तविक नाम मुरारी लाल गुप्त तथा बनवारी लाल शामिल थे। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। इन सबके पास पिस्तौलों के अतिरिक्त जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल भी थे, जिनके बट में कुंदा लगा लेने से वह छोटी स्वचालित राइफल की तरह लगता था और सामने वाले के मन में भय पैदा कर देता था। इन माउजरों की मारक क्षमता भी साधारण पिस्तौलों से अधिक होती थी। उन दिनों ये माउजर आज की एक AK-47 राइफल की तरह चर्चित हैं। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर उसे रोक लिया और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। उसे खोलने की कोशिश की गई, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्ला खां ने अपना माउजर मनमथ नाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बॉक्स तोड़ने में जुट गए। मनमनाथ गुप्त ने उत्सुकतावश माउजर का ट्रिगर दबा दिया, जिससे छूटी गोली अहमद अली नाम के मुसाफिर को लग गई। वह मौके पर ही ढेर हो गया। शीघ्रतावश चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन अखबारों के माध्यम से यह खबर पूरे संसार में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और DIG के सहायक CID इंस्पेक्टर मिस्टर R.A. हार्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया। गिरफ्तारी और अभियोग। CID ने गंभीर छानबीन करके सरकार को इस बात की पुष्टि कर दी कि काकोरी ट्रेन डकैती क्रांतिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। पुलिस ने काकोरी कांड के संबंध में जानकारी देने व षड्यंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने के लिए इनाम की घोषणा के विज्ञापन सभी प्रमुख स्थानों पर लगा दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस को घटना स्थल पर मिली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के ही किसी व्यक्ति की है।
शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है। बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने सारा भेद प्राप्त कर लिया। यह भी पता चल गया कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से उसकी पार्टी के कौन कौन लोग शहर से बाहर गए थे और वे कब कब वापस आए। जब खुफिया तौर से इस बात की पुष्टि हो गई कि राम प्रसाद बिस्मिल, जो HRA का लीडर हैं, उस दिन शहर में नहीं थे, तो 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ समूचे हिंदुस्तान से 40 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांकोरी कांड में केवल 10 ही लोग वास्तविक रूप से शामिल हुए थे, अतः उन सभी को नामजद किया गया। इनमें से 5 चंद्रशेखर आज़ाद, मुरारी शर्मा, छद्मनाम केशव चक्रवर्ती, अशफाकुल्ला खां व सचिंद्र नाथ बख्शी को छोड़कर जो पुलिस के हाथ नहीं आए, शेष सभी व्यक्तियों पर अभियोग चला और उन्हें 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी तक की सजा सुनाई गई। फरार अभियुक्तों के अतिरिक्त जिन जिन क्रांतिकारियों को HRA का सक्रिय कार्यकर्ता होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 16 को साक्ष्य न मिलने के कारण रिहा कर दिया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ऐनुद्दीन ने प्रत्येक क्रांतिकारी की छवि खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सिर्फ इतना ही नहीं, केस को सेशन कोर्ट में भी भेजने से पहले ही इस बात के सभी साक्षी व साक्ष्य एकत्र कर लिए गए थे कि यदि अपील भी की जाए तो एक भी अभियुक्त बिना सजा के छूटने न पाए। बनारसी लाल को हवालात में ही पुलिस ने कड़ी सजा का भय दिखाकर तोड़ लिया। शाहजहांपुर जिला कांग्रेस कमेटी में पार्टी फंड को लेकर इसी बनारसी का बिस्मिल से झगड़ा हो चुका था। बिस्मिल ने, जो उस समय जिला कांग्रेस कमेटी के ऑडिटर थे, बनारसी पर पार्टी फंड में गबन का आरोप सिद्ध करते हुए उनसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था। बाद में जब गांधी जी 16 अक्टूबर सन 1920 को शनिवार को शाहजहांपुर आए तो बनारसी ने उनसे मिलकर अपना पक्ष रखा। गांधी जी ने उस समय यह कहकर कि छोटी मोटी हेराफेरी को इतना तूल नहीं देना चाहिए, इन दोनों में सुलह करा दी। परंतु बनारसी बड़ा ही धूर्त आदमी था। उसने पहले तो बिस्मिल से माफ़ी मांग ली, फिर गांधी जी को अलग ले जाकर उनके कान भर दिए कि रामप्रसाद बड़ा ही अपराधी किस्म का व्यक्ति है। वे इसकी किसी बात का न तो स्वयं विश्वास करें, न ही किसी और को करने दें। आगे चलकर इसी बनारसी लाल ने बिस्मिल से मित्रता कर ली और मीठी मीठी बातों से पहले उनका विश्वास अर्जित किया और उसके बाद उनके साथ कपड़े के व्यापार में साझेदार भी बन गया। जब बिस्मिल ने गांधी जी की आलोचना करते हुए अपनी अलग पार्टी बना ली तो बनारसी लाल अत्यधिक प्रसन्न हुआ और मौके की तलाश में चुप्पी साधे बैठा रहा। पुलिस ने स्थानीय लोगों से बिस्मिल व बनारसी के पिछले झगड़े का भेद जानकर ही बनारसी लाल को अप्रूवर सरकारी गवाह बनाया और बिस्मिल के विरुद्ध पूरे अभियोग में एक अचूक औजार की तरह इस्तेमाल किया। बनारसी लाल व्यापार में साझेदार होने के कारण पार्टी संबंधी ऐसी गोपनीय बातें जानता था जिन्हें बिस्मिल के अतिरिक्त और कोई भी न जान सका था। इसका उल्लेख रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में किया है। लखनऊ जिला जेल, जो उन दिनों संयुक्त प्रांत यूपी की सेंट्रल जेल कहलाती थी, की 11 नंबर बैरक में सभी क्रांतिकारियों को एक साथ रखा गया था और हजरतगंज चौराहे के पास रिंग थिएटर नाम की एक आलीशान बिल्डिंग में अस्थायी अदालत का निर्माण किया गया। रिंग थिएटर नाम की यह बिल्डिंग कोठी हयात बख्श और मलिका अहद महल के बीच हुआ करती थी, जिसमें ब्रिटिश अफसर आकर फिल्म व नाटक आदि देखकर मनोरंजन किया करते थे। इसी रिंग थिएटर में लगातार 18 महीने तक किंग
एम्परर वर्सेस राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स के नाम से चलाए गए ऐतिहासिक मुकदमे में ब्रिटिश सरकार ने 10 लाख रुपए उस समय खर्च किए थे जब सोने का मूल्य 20 रुपए तोला 12 ग्राम हुआ करता था। एक तोले में 12 ग्राम हुआ करता था। ब्रिटिश हुक्मरानों के आदेश से यह बिल्डिंग भी बाद में ढहा दी गई और इसकी जगह सन 1929 में से 1932 में जीपीओ मुख्य डाकघर लखनऊ के नाम से एक दूसरा भव्य भवन बनाया गया। 1987 में जब भारत आज़ाद हो गया तो यहाँ गांधी जी की 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो यह गांधी जी की भव्य प्रतिमा स्थापित करके रही सही कसर नेहरू सरकार ने पूरी करवा दी। जब केंद्र में गैर कांग्रेसी जनता सरकार का पहली बार गठन हुआ तो उस समय के जीवित क्रांतिकारियों के सामूहिक प्रयासों से सन 1977 में आयोजित काकोरी शहीद अर्ध शताब्दी समारोह के समय यहाँ पर काकोरी स्तंभ का अनावरण उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गणपति राव देवराव तापसे ने किया ताकि उस स्थल की स्मृति बनी रहे। इस ऐतिहासिक मुकदमे में सरकारी खर्चे से हरकरण नाथ मिश्र को क्रांतिकारियों का वकील नियुक्त किया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते में साले लगने वाले सुप्रसिद्ध वकील जगत नारायण मुल्ला को एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत सरकारी वकील बनाया गया। जगत नारायण ने अपनी ओर से सभी क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। यह वही जगत नारायण थे जिनकी मर्जी के खिलाफ सन 1916 में बिस्मिल ने लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक की भव्य शोभा यात्रा पूरे लखनऊ शहर में निकाली थी। इसी बात से चिढ़कर मैनपुरी षड्यंत्र में भी इन्हीं मुल्लाजी ने सरकारी वकील की हैसियत से काफ़ी जोर लगाया, परंतु वे राम प्रसाद बिस्मिल का एक भी बाल पाका न कर पाए, क्योंकि मैनपुरी षड्यंत्र में बिस्मिल फरार हो गए थे और 2 साल तक पुलिस के हाथ ही न आए। फांसी की सजा और अपील 6 अप्रैल सन 1927 को विशेष सेशन जज हैमिल्टन ने 115 पृष्ठ के निर्णय में प्रत्येक क्रांतिकारी पर लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए लिखा कि यह कोई साधारण ट्रेन डकैती नहीं अपितु ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी साजिश है। हालांकि इनमें से कोई भी अभियुक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस योजना में शामिल नहीं हुआ, परंतु चूंकि किसी ने भी न तो अपने किए पर कोई पश्चाताप किया और न ही भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से स्वयं को अलग रखने का वचन दिया, अतः जो भी सजा दी गई है सोच समझकर दी गई है और इस हालत में उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा सकती। फिर भी इनमें से कोई भी अभियुक्त यदि लिखित में पश्चाताप प्रकट करता है और भविष्य में ऐसा न करने का वचन देता है तो उनकी अपील पर अपर कोर्ट विचार कर सकती है। फरार क्रांतिकारियों में अशफाक उल्ला खां और सचिंद्र नाथ बख्शी को बहुत बाद में पुलिस गिरफ्तार कर पाई। विशेष जज JRW बेनेट की अदालत में काकोरी षड्यंत्र का अतिरिक्त केस दायर किया गया और 13 जुलाई सन 1927 को यही बात दोहराते हुए अशफाक उल्ला खां को फांसी तथा सचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। सेशन जज के फैसले के खिलाफ 18 जुलाई सन 1927 को अवध चीफ कोर्ट में अपील दायर की गई। चीफ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर लुईस सर्ट और विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रजा के सामने दोनों मामले पेश किए गए। जगत नारायण मुल्ला को सरकारी पक्ष रखने का काम सौंप दिया गया, जबकि सजायाफ्ता
क्रांतिकारियों की ओर से सेकेसी दत्त, जयकरण नाथ मिश्र व कृपाशंकर हजेला ने क्रमशः राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह व अशफाक उल्लाह खां की पैरवी की। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि सरकारी खर्चे पर उन्हें लक्ष्मी शंकर मिश्र नाम का एक बड़ा साधारण सा वकील दिया गया था, जिसको लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया। बिस्मिल ने चीफ कोर्ट के सामने जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की तो सरकारी वकील मुल्लाजी बगले झांकते नजर आए। बिस्मिल की इस तर्क क्षमता पर चीफ जस्टिस लुइस सर्टस को उनसे यह पूछना पड़ा, मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ? श्रीमान राम प्रसाद बिस्मिल, आपने किस विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है? इस पर उन्होंने हंसकर कहा था, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अदालत ने इस जवाब से चिढ़कर बिस्मिल द्वारा 18 जुलाई सन 1927 को दी गई स्वयं वकालत करने की अर्जी को खारिज कर दी। उसके बाद उन्होंने 96 पृष्ठ की तर्कपूर्ण लिखित बहस पेश की। उसे पढ़कर जजों ने यह शंका व्यक्त की, यह बहस बिस्मिल ने स्वयं न लिखकर किसी विधिवेत्ता से लिखवाई है। आखिरकार अदालत द्वारा उन्हीं लक्ष्मीशंकर मिश्र को बहस करने की इजाज़त दी गई, जिन्हें लेने से बिस्मिल ने मना कर दिया था। कांकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ में चला। पंडित जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील के साथ उर्दू के शायर भी थे। उन्होंने अभियुक्तों के लिए मुलजिम मान की जगह मुलाजिम शब्द बोल दिया। फिर क्या था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने तपाक से उन पर ये चुटीली फफ्ती कसी, मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों से भी चिराग अक्सर जलाए हैं। उनके कहने का मतलब था कि मुलाजिम में बिस्मिल नहीं बल्कि मुल्ला जी हैं। जो सरकार से तनख्वाह पाते हैं वे बिस्मिल आदि तो राजनीतिक बंदी हैं, अतः उनके साथ तमीज़ से पेश आएं। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दे डाली कि वे समुद्र की लहरों तक को अपने दुस्साहस से पलटने का दम रखते हैं। मुकदमे की बाजी पलटना कौन सी बहुत बड़ी बात है। भला इतना बोलने के बाद किसकी हिम्मत थी जो बिस्मिल के आगे ठहरता। मुल्ला जी को पसीने छूट गए और उन्होंने कन्नी काटने में ही भलाई समझी। वे चुपचाप पिछले दरवाजे से खिसक लिए। फिर उस दिन उन्होंने कोई जिरह नहीं की। चीफ कोर्ट में सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल व बनवारी लाल को छोड़कर से सभी क्रांतिकारियों ने अपील की थी। 22 अगस्त सन 1927 को जो फैसला सुनाया गया उसके अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी व अशफाक उल्लाह खां को आईपीसी की दफ़ा 121A व 120B के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 302 व 396 के अनुसार फांसी व ठाकुर रोशन सिंह को पहली 2 दफ़ाओं में 5+5 कुल 10 वर्ष की कड़ी कैद तथा अगली 2 दफ़ाओं के अनुसार फांसी का हुक्म दिया गया। सचिंद्र नाथ सान्याल जब जेल में थे तभी लिखित रूप से अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए भविष्य में किसी भी क्रांतिकारी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का वचन दे चुके थे। इसके आधार पर उनकी उम्र कैद बरकरार रही। सचिंद्र के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ सान्याल व बनवारी लाल ने अपना अपना जुल्म कबूल करते हुए कोर्ट की कोई भी सज़ा भुगतने की अंडरटेकिंग पहले ही दे रखी थी। इसीलिए उन्होंने अपील नहीं की और दोनों 5-5 वर्ष की सज़ा के आदेश यथावत रहे।
चीफ कोर्ट में अपील करने के बावजूद योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंद लाल व गोविंद चरणकार की सजाएं 10-10 वर्ष से बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दी गईं। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य व विष्णु शरण दुबलिस की सजाएं भी यथावत 7-7 वर्ष कायम रहीं। खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखकर अपील देने के कारण केवल प्रणवेश चटर्जी की सजा को 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया। इस कांड में सबसे कम सजा 3 वर्ष रामनाथ पांडे। इस कांड में सबसे कम सजा 3 वर्ष की रामनाथ पांडे को हुई। मनमथ नाथ गुप्त, जिनकी गोली से मुसाफिर मारा गया, की सजा 10 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई। काकोरी कांड में प्रयुक्त माउजर पिस्तौल के कारतूस चूंकि प्रेम कृष्ण खन्ना के शस्त्र लाइसेंस पर खरीदे गए थे, जिसके पर्याप्त साक्ष्य मिल जाने के कारण प्रेम कृष्ण खन्ना को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। चीफ कोर्ट का फैसला आते ही समूचे देश में सनसनी फैल गई। ठाकुर मनजीत सिंह राठौर ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांकोरी कांड के सभी फांसी मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों की सजाएं कम करके आजीवन कारावास उम्र कैद में बदलने का प्रस्ताव पेश करने की सूचना दी। काउंसिल के कई सदस्यों ने सर विलियम मॉरिस को, जो उस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे, इस आशय का एक प्रार्थना पत्र भी दिया, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। सेंट्रल काउंसिल के 78 सदस्यों ने तत्कालीन वायसराय व गवर्नर जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले वुड को शिमला में हस्ताक्षर युक्त मेमोरियल भेजा, जिस पर प्रमुख रूप से पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, NC केलकर, लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत आदि ने हस्ताक्षर किए थे, किंतु वायसराय पर उसका कोई भी असर न हुआ। अंत में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 5 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला जाकर वायसराय से मिला और उनसे यह प्रार्थना की कि चूंकि इन चारों अभियुक्तों ने लिखित रूप से सरकार को यह वचन दिया है कि वे भविष्य में इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में हिस्सा न लेंगे, और उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप भी प्रकट किया है, अतः जजमेंट पर पुनः विचार किया जा सकता है। चीफ कोर्ट ने अपने फैसले में भी यह बात लिखी थी। इसके बावजूद वायसराय ने उन्हें साफ मना कर दिया। अंततः बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना ने प्रीवी काउंसिल में क्षमादान की याचिका के दस्तावेज तैयार करके इंग्लैंड के विख्यात वकील SL पोलक के पास भिजवाए, परंतु लंदन के न्यायाधीशों व सम्राट के वैधानिक सलाहकारों ने उस पर बड़ी सख्त दलील दी कि इस षड्यंत्र का सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल बड़ा ही खतरनाक और पेशेवर अपराधी है। यदि उसे क्षमादान दिया गया तो वह भविष्य में इससे भी बड़ी और भयंकर कांड कर सकता है। उस स्थिति में सरकार को हिंदुस्तान में शासन करना असंभव हो जाएगा। इस सबका परिणाम यह हुआ कि प्रिवी काउंसिल में भेजी गई क्षमादान की अपील भी खारिज हो गई। गोरखपुर जेल में फांसी की 16 दिसंबर सन 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय अंतिम समय की बातें पूर्ण करके जेल से बाहर भिजवा दिए गए। 18 दिसंबर सन 1927 को माता पिता से अंतिम मुलाकात की और सोमवार को 19 दिसंबर सन 1927 को पौष कृष्ण एकादशी विक्रमी संवत सन 1984 को प्रातःकाल 6:30 पर गोरखपुर के जिला जेल में उन्हें फांसी दे दिया गया। बिस्मिल के बलिदान का समाचार सुनकर बहुत ही बड़ी संख्या में जनता जेल के फाटक पर एकत्र हो गई। जेल का मुख्य द्वार बंद ही रखा गया और फांसी घर के सामने वाली दीवार को तोड़कर बिस्मिल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। शव को 1.5 लाख लोगों ने जुलूस निकालकर पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना से आहत होकर भगत सिंह ने जनवरी सन 1928 के कीर्ति पंजाबी मासिक में विद्रोही छंद नाम से लिखा, फांसी पर ले जाते समय
आपने बड़े जोर से वंदे मातरम, भारत माता की जय और शांति से चलते हुए कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रहे, जब तक कि तन में जान, रंगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, अर्थात मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। उसके पश्चात यह शेर कहा, अब न अल्हे वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। फिर ईश्वर के आगे प्रार्थना की और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। रस्सी खींची गई, राम प्रसाद जी फांसी पर लटक गए। अपने लेख के अंत में भगत सिंह लिखते हैं, आज वह वीर इस संसार में नहीं है। उसे अंग्रेजी सरकार ने अपना सबसे बड़ा खौफनाक दुश्मन समझा। आम ख्याल यही था कि वह गुलाम देश में जन्म लेकर भी सरकार के लिए बड़ा भारी खतरा बना और लड़ाई की विद्या से खूब परिचित था। आपको मैनपुरी षड्यंत्र के नेता श्री गेंदालाल दीक्षित जैसे सूरवीर ने विशेष तौर पर शिक्षा देकर तैयार किया था। मैनपुरी के मुकदमे के समय आप भागकर नेपाल चले गए थे। अब वही शिक्षा आपकी मृत्यु का कारण बनी। 7 बजे आपकी लाश मिली और बड़ा भारी जुलूस निकला। स्वदेश में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार आपकी माता ने कहा था, मैं अपने पुत्र की इस मृत्यु पर प्रसन्न हूँ, दुखी नहीं हूँ। मैं श्री रामचंद्र जैसा ही पुत्र चाहती थी, वैसा ही मेरा राम था। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इस फुलेल और फूलों की वर्षा के बीच उनकी लाश का जुलूस जा ही रहा था। दुकानदारों ने उनके शव के ऊपर बेशुमार पैसे फेंके। दोपहर 11 बजे आपकी लाश शमशान भूमि पहुंची और अंतिम क्रिया समाप्त हुई। आपके पत्र का आखिरी हिस्सा आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं खूब सुखी हूँ। 19 तारीख को प्रातः जो होना है उसके लिए तैयार हूँ। परमात्मा मुझे काफ़ी शक्ति देंगे। मेरा विश्वास है कि मैं लोगों की सेवा के लिए फिर जल्द ही इस देश में जन्म लूँगा। सभी से मेरा नमस्कार कहें। दया कर इतना काम और करना कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण, सरकारी वकील जिन्होंने इन्हें फांसी लगवाने के लिए बहुत जोर लगाया था, को अंतिम नमस्कार कर देना। उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों के बिस्तर पर चैन की नींद आए। बुढ़ापे में ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। राम प्रसाद जी की सारी हसरतें दिल ही दिल में रह गईं। आपने एक लंबा चौड़ा ऐलान किया कि जिसे संक्षेप में हम दूसरी जगह दे रहे हैं। फांसी से 2 दिन पहले ही सीआईडी के डिप्टी एसपी और सेशन जज मिस्टर हैमिल्टन आपसे मिन्नतें करते रहे कि आप मौखिक रूप से सब बातें बता दो। आपको 15,000 रुपया नकद दिया जाएगा और सरकारी खर्चे पर विलायत भेजकर बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन आप कब इन सब बातों की परवाह करते थे? आप तो हुकूमतों को ठुकराने वाले कभी कभार जन्म लेने वालों में से थे। मुकदमे के दिनों आपसे जज ने पूछा था, आपके पास कौन सी डिग्री है? तो आपने हंसकर जवाब दिया था, सम्राट बनाने वालों को कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। क्लाइव के पास भी तो कोई डिग्री नहीं थी। आज वह वीर हमारे बीच नहीं है। अस्थि कलश की स्थापना। बिस्मिल की अंत्येष्टि के बाद बाबा राघव दास ने गोरखपुर के पास स्थित देवरिया जिले के बरहस नामक स्थान पर ताम्र पात्र में उनकी अस्थियों को संचित कर एक चबूतरा जैसा स्मृति स्थल बनवा दिया। फांसी के बाद क्रांतिकारी आंदोलनों में तेजी। सन 1927 में बिस्मिल के साथ 3 अन्य क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे हिंदुस्तान के हृदय को हिलाकर रख दिया। 9 अगस्त सन 1925 के काकोरी कांड के फैसले से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। समूचे देश में स्थान स्थान पर चिंगारियों के रूप में नई नई समितियां गठित हो गईं। बेतिया बिहार में फणींद्र नाथ का हिंदुस्तानी सेवा दल, पंजाब में सरदार भगत सिंह की नौजवान सभा तथा लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ से सुखदेव की गुप्त समिति के नाम से कई क्रांतिकारी संस्थाएं जन्म ले चुकी थीं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में क्रांति की आग दावानल की तरह
फैल चुकी थी। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप व गोरखपुर से दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी का स्वदेश जैसे अखबार इस आग को हवा दे रहे थे। कांकोरी कांड के एक प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें राम प्रसाद बिस्मिल उनके पारे जैसे चंचल स्वभाव के कारण क्विक सिल्वर कहा करते थे, पूरे हिंदुस्तान में भेष बदलकर घूमते रहे। उन्होंने भिन्न भिन्न समितियों के प्रमुख संगठनकर्ताओं से संपर्क करके सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। 8 व 9 सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में HRA नौजवान सभा, हिंदुस्तानी सेवा दल व गुप्त समिति का विलय करके HSRA नाम के एक नई क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया। इसी पार्टी को बिस्मिल के बताए रास्ते पर चलकर ही देश को आज़ाद कराना था, किंतु ब्रिटिश साम्राज्य के दमन चक्र ने वैसा भी नहीं होने दिया। 30 अक्टूबर सन 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की डिप्टी सुपरिटेंडेंट JP सैंडर्स के बर्बर लाठी चार्ज से बुरी तरह घायल हुए और 17 नवंबर सन 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से आहत HRA के 4 युवकों ने 17 दिसंबर सन 1928 को लाहौर जाकर दिन दहाड़े सैंडर्स को अवध कर दिया और फरार हो गए। सैंडर्स हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त सरदार भगत सिंह को पुलिस पंजाब में तलाश रही थी, जबकि वह यूरोपियन के भेष में कलकत्ता जाकर बंगाल के क्रांतिकारियों से बम बनाने की तकनीकी और सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। दिल्ली से 20 मील दूर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के निकट स्थित नलगढ़ा गांव में रहकर भगत सिंह ने 2 बम तैयार किए और बटुकेश्वर दत्त के साथ जाकर 8 अप्रैल सन 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में उस समय विस्फोट कर दिया, जब सरकार जन विरोधी कानून पारित करने जा रही थी। इस विस्फोट ने बाहरी सरकार पर भले ही असर न किया हो, परंतु समूचे देश में अद्भुत जन जागरण का काम अवश्य किया। लाहौर से प्रकाशित 25 मार्च सन 1931 के ट्रिब्यून का मुख्य पृष्ठ भगत सिंह को फांसी के नाम से डाला गया। बम विस्फोट के बाद दोनों ने इनकलाब जिंदाबाद व साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के जोरदार से नारे लगाए और HSRA के पैम्फलेट को हवा में उछाल दिए। असेंबली में मौजूद सुरक्षाकर्मियों सार्जेंट टेरी व इंस्पेक्टर जॉनसन ने उन्हें वहीं गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह सनसनीखेज खबर अगले ही दिन समूचे देश में फैल गई। 4 मई सन 1929 के अभ्युदय में इलाहाबाद से यह समाचार छपा, असेंबली का बम केस, काकोरी केस से इसका संबंध है। IPC की दफा 307 व एक्सप्लोसिव एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत इन दोनों को उम्र कैद का दंड देकर अलग अलग जेलों में रखा गया। जेल में राजनीतिक बंदियों जैसे सुविधाओं की मांग करते हुए जब दोनों ने भूख हड़ताल शुरू की, तो उन दोनों का संबंध सैंडर्स वध से जोड़ते हुए एक और केस को कायम रखा गया, जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में कुल 24 लोग नामजद हुए, इनमें से 5 फरार हो गए, एक को पहले ही सजा हो चुकी थी। शेष 18 पर केस चला। इनमें से एक यतीन्द्र नाथ दास की बोरिस्टल जेल लाहौर में लगातार भूख हड़ताल करने से मृत्यु हो गई। शेष बचे 17 में से 3 को फांसी, 7 को उम्र कैद, 1 को 7 वर्ष व 1 को 5 वर्ष की सजा का हुक्म हुआ। 3 को ट्रिब्यूनल ने रिहा कर दिया। बाकी बचे 3 अभियुक्तों को अदालत ने साक्ष्य न मिलने के कारण छोड़ दिया था। फांसी की सजा पाए तीनों अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अपील करने से साफ मना कर दिया। अन्य सजायाफ्ता अभियुक्तों में से सिर्फ 3 ने ही प्रिवी काउंसिल में अपील की। 11 फरवरी सन 1931 को लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की सुनवाई हुई। अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिंस ने बहस की अनुमति मांगी थी, किंतु
उन्हें अनुमति नहीं मिली और बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने इनकी सज़ा कम कराने का काफ़ी प्रयास किया। वे हरदोई जिले में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श कर वे इलाहाबाद गए और जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास स्थान आनंद भवन में भेंट की और उनसे यह आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डालें। नेहरू जी ने जब आज़ाद की बात नहीं मानी तो आज़ाद ने उन्हें काफ़ी देर तक बहस की। इस पर नेहरू ने क्रोधित होकर आज़ाद को तत्काल वहां से चले जाने को कहा। आज़ाद अपने तकिया कलाम रसाला के साथ भुनभुनाते हुए नेहरू के ड्राइंग रूम से बाहर निकले और अपनी साइकिल पर बैठकर अल्फ्रेड पार्क की ओर चले गए। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी सीआईडी का एक एसपी पीटी नाट बाम्बर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में आज़ाद को वीरगति प्राप्त हुई। यह 27 फरवरी सन 1931 की घटना है। 23 मार्च सन 1931 को निर्धारित समय से 13 घंटे पूर्व भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर की सेंट्रल जेल में शाम को 7 बजे फांसी दे दी गई। यह जेल मैनुअल के नियमों का खुला उल्लंघन था, पर कौन सुनने वाला था। इन तीनों की फांसी का समाचार मिलते ही पूरे देश में मारकाट मच गई। कानपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क उठा, जिसे शांत करवाने की कोशिश में क्रांतिकारियों के शुभचिंतक गणेश शंकर विद्यार्थी भी शहीद हो गए। इस प्रकार दिसंबर सन 1927 से मार्च 1931 तक एक एक कर देश के 11 नरसिंह आज़ादी की भेंट चढ़ गए। उत्तर भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों के अलावा बंगाल की घटनाओं का लेखा जोखा भी इतिहास में दर्ज है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में बंगाल के भी कई क्रांतिकारी शामिल थे, जिनमें से एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को निर्धारित तिथि से 2 दिन पूर्व 17 दिसंबर सन 1927 को फांसी दिए जाने का कारण केवल यह था कि बंगाल के क्रांतिकारियों ने फांसी की निश्चित तिथि से 1 दिन पूर्व अर्थात 18 दिसंबर सन 1927 को ही उन्हें गोंडा जेल से छुड़ा लेने की योजना बना ली थी। इसकी सूचना सीआईडी ने ब्रिटिश सरकार को दे दी थी। 13 जनवरी सन 1928 को मणीन्द्र नाथ बनर्जी ने चंद्रशेखर आज़ाद के उकसाने पर अपने सगे चाचा को, जिन्हें काकोरी कांड में अहम भूमिका निभाने के पुरस्कार स्वरूप डीएसपी के पद पर पदोन्नत किया गया था, उन्हीं की सर्विस रिवॉल्वर से मौत के घाट उतार दिया। दिसंबर 1929 में मछुआ बाजार गली स्थित निरंजन सेन गुप्ता के घर छापा पड़ गया, जिसमें 27 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर केस कायम हुआ और 5 को काले पानी की सजा दे दी गई। 18 अप्रैल सन 1930 को मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार लूटने का प्रयास हुआ, जिसमें सूर्यसेन व तारकेश्वर दस्तीकार को फांसी एवं 12 वर्ष अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 8 अगस्त सन 1930 को के शुक्ला ने झांसी के कमिश्नर स्मिथ पर गोली चला दी, उसे मृत्यु दंड की सजा हुई। 27 अक्टूबर सन 1930 को युगांतर पार्टी के सदस्यों ने सुरेंद्र चंद्र नाथ के नेतृत्व में कलकत्ता में तल्ला तहसील के ट्रेजरी लूटने का प्रयास किया। सभी पकड़े गए और काले पानी की सजा हुई। अप्रैल 1931 में मेमन सिंह डकैती डाली गई, जिसमें गोपाल आचार्य, सचिंद्र नाथ होमी व हेमेंद्र चक्रवर्ती को उम्र कैद की सजा हो गई। मरो नहीं मारो का नारा सन 1982 में लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जिसने क्रांति की दावानल को प्रचंड कर दिया था। इन सब घटनाओं का कांग्रेस पार्टी पर भी व्यापक असर पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जैसे नवयुवक गांधी जी की नीतियों का मुखर विरोध करने लगे थे। जो गांधी सन 1922 से 1927 तक राजनीति के पटल से एकदम अदृश्य हो चुके थे,
गांधी जी राम प्रसाद बिस्मिल व उनके साथियों के बलिदान के बाद फिर से तेवर बदलते हुए कांग्रेस में अपनी मनमर्जी का अध्यक्ष चुनवाने और मनचाही नीतियां लागू करवाने लगे थे। उनसे तंग आकर सुभाष चंद्र बोस ने लगातार 2 बार सन 1938 के त्रिपुरी व सन 1939 के हरिपुरा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष का पद जीतकर गांधी जी को आईना दिखाने का दुस्साहस किया था, किंतु गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लॉबिंग करके सुभाष चंद्र बोस को तंग करना शुरू कर दिया, जिससे दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। उसके बाद जब उन्हें लगा कि गांधी जी सरकार से मिलकर उनके काम में रोड़ा अटकाते ही रहेंगे, तो उन्होंने एक दिन हिंदुस्तान छोड़ दिया और जापान पहुंचकर INA अर्थात आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल ली। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह से उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए 8 अगस्त सन 1982 की रात में ही बम्बई में अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गए। 9 अगस्त सन 1942 के दिन इस आंदोलन को लाल बहादुर शास्त्री सरीखे एक छोटे से व्यक्ति ने प्रचंड रूप दे दिया। 19 अगस्त सन 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। 9 अगस्त सन 1925 को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी कांड किया, जिसकी यादगार ताज़ा रखने के लिए पूरे देश में प्रति वर्ष 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा भगत सिंह ने प्रारंभ कर दी थी और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एकत्र होते थे। गांधी जी ने एक सोचे समझे रणनीति के तहत 9 अगस्त सन 1942 का दिन चुना। 9 अगस्त सन 1942 को दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खां पैलेस में सारी सुविधाओं के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में व अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नजरबंद रखने का नाटक ब्रिटिश साम्राज्य ने किया तथा जिससे जन आंदोलन को दबाने में बल प्रयोग में से इनमें से किसी को कोई हानि न हो। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन जन आंदोलनों में 940 लोग मारे गए। सन 1630 सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 940 लोग मार दिए गए तथा 1630 लोग घायल हुए, जिसमें से 18,000 DIR में नज़रबंद हुए तथा 60,229 गिरफ्तार हुए। आंदोलन को कुचलने के ये कारण दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में ऑनरेबल होम मेंबर ने पेश किए थे। सन 1943 से 1945 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उनके सैनिक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो और कितना बाजुए कातिल में है जैसा संबोधित गीत और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। सरीखे कौमी तराने फौजी बैंड की धुन के साथ गाते हुए सिंगापुर के रास्ते कोहिमा नागालैंड तक आ पहुँचे। तभी जापान पर अमेरिकी परमाणु हमले के कारण नेताजी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। वे विमान से रूस जाने की तैयारी में जैसे ही फार्मोसा के ताईहोकू एयरबेस से उड़े कि 18 अगस्त सन 1945 को उनके 97
बाई-2 मॉडल हैवी बॉम्बर प्लेन में आग लग गई। उन्हें घायल अवस्था में ताइहोको आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां रात के 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। नेताजी की मौत और आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमे की खबर ने पूरे हिंदुस्तान में तूफान मचा दिया। इसके फलस्वरूप दूसरे विश्व युद्ध के बाद बम्बई बंदरगाह पर उतरे नौसैनिकों ने बगावत कर दी। 18 फरवरी सन 1946 को बम्बई से शुरू हुआ यह नौसैनिक विद्रोह देश के सभी बंदरगाहों व महानगरों में फैल गया। 21 फरवरी सन 1946 को ब्रिटिश आर्मी ने बम्बई पहुंचकर हमारे नौसैनिकों पर गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप केवल 22 फरवरी 1946 को ही 228 लोग मारे गए तथा 1046 घायल हो गए। यह उस समय का सबसे भयंकर दमन था जो क्रूर ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान में किया। बिस्मिल की पुस्तकों के लोकार्पण का चित्र बाएं से क्रमशः लेखक प्रकाशक विजय कुमार मल्होत्रा एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सबसे दाईं ओर स्थित हैं। इस चित्र में भारतवर्ष को ब्रिटिश सरकार से मुक्त कराने में यूं तो असंख्य वीरों ने अपनी अमूल्य बलिदान दिया, परंतु राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे अद्भुत क्रांतिकारी थे जिन्होंने अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेकर साधारण शिक्षा के बावजूद असाधारण प्रतिभा और अखंड पुरुषार्थ के बल पर हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से देशव्यापी संगठन खड़ा किया, जिसमें एक से बढ़कर एक तेजस्वी व मनस्वी नवयुवक शामिल थे जो उनके एक इशारे पर इस देश की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करते थे, किंतु अहिंसा की दुहाई देकर उन्हें एक एक करके मिटाने का क्रूरतम षड्यंत्र जिन्होंने किया, उन्हीं का चित्र भारतीय पत्र मुद्रा पेपर करेंसी पर दिया जाता है, जबकि अमेरिका में 1 व 2 अमेरिकी डॉलर पर आज भी जॉर्ज वाशिंगटन का ही चित्र छपता है, जिसने अमेरिका को अंग्रेजों से मुक्त कराने में प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने युद्ध लड़ा था। बिस्मिल की पुस्तक सन 1916 में छपी थी, जिसका नाम था अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास। बिस्मिल के जन्म शताब्दी में सन 1996 से लेकर 1997 में यह पुस्तक स्वतंत्र भारत में भी फिर से प्रकाशित हुई, जिसका विमोचन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया भी उपस्थित थे। इस संपूर्ण ग्रंथावली में बिस्मिल की लगभग 200 प्रतिबंधित कविताओं के अतिरिक्त 5 पुस्तकें शामिल की गई थीं, परंतु आज तक किसी भी सरकार ने बिस्मिल के क्रांति दर्शन को समझने व उस पर शोध करवाने का प्रयास ही नहीं किया, जबकि गांधी जी द्वारा सन 1909 में विलायत से हिंदुस्तान लौटते समय पानी के जहाज पर लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज पर अनेकों संगोष्ठियाँ हुई। बिस्मिल सरीखे असंख्य शहीदों के सपनों का भारत बनाने की आवश्यकता है। साहित्य की रचना। बिस्मिल एक लेखक थे और उन्होंने कई कविताएं, गज़लें एवं पुस्तकें लिखी थीं। कुछ प्रमुख कविताएं व गज़लों के बारे में नीचे दिया जा रहा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। कविताएं एवं गज़लें। सरफरोशी की तमन्ना। बिस्मिल की यह गज़ल क्रांतिकारी जेल से पुलिस की लारी में अदालत में जाते हुए, अदालत में मजिस्ट्रेट को चिढ़ाते हुए व अदालत से लौटकर वापस जेल आते हुए कोरस के रूप में गाया करते थे। बिस्मिल के बलिदान के बाद तो यह रचना सभी क्रांतिकारियों का मंत्र बन गई थी। जज्बे शहीद। बिस्मिल का मशहूर उर्दू मुखम्मस। बिस्मिल का यह उर्दू मुखम्मस उन दिनों सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ करता था। यह उनकी अद्भुत रचना है। यह इतनी अधिक भावपूर्ण है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस के समय जब प्रेमदत्त नाम के एक कैदी ने अदालत में गाकर सुनाई थी तो श्रोता रो पड़े थे। जज अपना फैसला तत्काल बदलने को मजबूर हो गया और उसने प्रेमदत्त की सज़ा उसी समय कम कर दी थी।
अदालत में घटित इस घटना का उदाहरण भी इतिहास में दर्ज हो गया। जिंदगी का राज। बिस्मिल की एक अन्य उर्दू गज़ल। बिस्मिल की इस गज़ल में जीवन का वास्तविक दर्शन निहित है। शायद इसीलिए उन्होंने इसका नाम राज़े मुजमिर या जिंदगी का राज मुजमिर, कहीं कहीं यह भी मिलता है, में दिया है। वास्तव में अपने लिए जीने वाले मरने के बाद विस्मृत हो जाते हैं, पर दूसरों के लिए जीने वाले हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, उन्होंने यह कहा था। बिस्मिल की तड़प। बिस्मिल की अंतिम रचना गोरखपुर जेल से चोरी छुपे बाहर भिजवाई गई इस गज़ल में प्रतीकों के माध्यम से अपने साथियों को यह संदेश भेजा था कि अगर कुछ कर सकते हो तो जल्द कर लो, वरना पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ न आएगा। बिस्मिल की आत्मकथा के अनुसार इस भारत का उन्हें मलाल ही रह गया कि उनकी पार्टी का कोई एक भी नवयुवक उनके पास उनका रिवॉल्वर तक न पहुंचा सका। उनके अपने वतन शाहजहांपुर के लोग भी इसमें भागदौड़ के अलावा कुछ न कर पाए। बाद में इतिहासकारों ने न जाने क्या क्या मनगढ़ंत लिख दिया। वर्ष 1985 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित भारत और विश्व साहित्य पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में एक भारतीय प्रतिनिधि ने अपने लेख के साथ पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की कुछ लोकप्रिय कविताओं का द्विभाषीय काव्य रूपांतरण हिंदी अंग्रेजी में प्रस्तुत किया था, जिसे उनकी पुस्तक से साभार उद्धृत करके अंग्रेजी विकी स्रोत पर दे दिया गया है, ताकि हिंदी के पाठक भी उन रचनाओं का आनंद ले सकें। रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई पुस्तकों का वर्णन इस प्रकार है। मैनपुरी का षड्यंत्र, स्वदेशी का रंग, चीनी षड्यंत्र, चीन की राजक्रांति, तपोनिष्ठ, अरविंद घोष की कारावास की कहानी, अशफाक की याद में, सोना खान के अमर शहीद, वीर नारायण सिंह, जनरल जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा। बिस्मिल की आत्मकथा को हिंदी में काकोरी षड्यंत्र नामक एक पुस्तक के अंदर निज जीवन की एक छटा के नाम से भजन लाल बुकसेलर ने आर्ट प्रेस सिंध, अब पाकिस्तान में है, से और काकोरी के सही शीर्षक से गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप प्रेस कानपुर से छापा था। सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद से किन्हीं भीष्म के छद्मनाम नाम से अनुदित होकर यही पुस्तक सन 1929 में अंग्रेजी में भी छापी गई थी। ब्रिटिश राज के दौरान संयुक्त प्रांताग्रा व अवध के खुफिया विभाग ने यह पुस्तक प्रत्येक जिले के पुलिस अधिकारियों को भिजवाई थी। हिंदी अंग्रेजी के अलावा काकोरी षड्यंत्र शीर्षक से बांग्ला में, अमर क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से संस्कृत में, आत्मकथा रामप्रसाद बिस्मिल के शीर्षक से पंजाबी में, रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से गुजराती में, बिस्मिल आत्मकथा शीर्षक से तेलुगु में, राम पुरुषार्धो विसुमुरजिदेन के नाम से जापानी में। तो उनकी ये हिंदी अंग्रेजी के अलावा जो उनकी आत्मकथा थी उसमें चर्चा हुई थी। कुल 8 भाषाओं में इनका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। क्रांतिकारियों के जीवन के ऊपर सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाले हिंदी साहित्यकार श्री कृष्ण सरल ने अपने ग्रंथ क्रांतिकारी कोश में बिस्मिल की आत्मकथा को नवयुवकों के लिए एक आदर्श मार्ग निर्देशिका बतलाया है। इसमें उनके 11 वर्षीय क्रांतिकारी जीवन का निचोड़ दिया गया है। इसे आद्योपांत पढ़ने के बाद कैसा भी नवयुवक हो व्यवस्था परिवर्तन अथवा क्रांति के लिए हिंसा का मार्ग अपना ही नहीं सकता। बिस्मिल जी के साहित्य का अनुसंधान तथा उसका प्रकाशन। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से 11 पुस्तकें ही उनके जीवन काल में प्रकाशित हो सकीं। ब्रिटिश राज में उन सभी पुस्तकों को जब्त कर लिया गया। स्वतंत्र भारत में काफ़ी खोजबीन के बाद उनकी लिखी हुई जो भी प्रमाणिक पुस्तकें इस समय पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं, उनका विवरण यहाँ दिया गया है। सरफरोशी की तमन्ना भाग 1। क्रांतिकारी बिस्मिल के संपूर्ण व्यक्तित्व व कृतित्व तो का 25 अध्यायों में संदर्भ सहित समग्र मूल्यांकन है।
सरफरोशी की तमन्ना भाग 2 में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की 200 से अधिक जब्त शुदा आंगनीय कविताएं संदर्भ सूत्र व छंद संकेत सहित हैं। सरफरोशी की तमन्ना भाग 3 में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की मूल आत्मकथा निज जीवन की एक छटा 1916 में जब्त अमेरिकी की स्वतंत्रता का इतिहास बिस्मिल द्वारा बांग्ला से हिंदी में अनुदित यौगिक साधन मूल रचनाकार अरविंद घोष तथा बिस्मिल द्वारा मूल अंग्रेजी से हिंदी में लिखित संक्षिप्त जीवनी कैथेराइन या स्वाधीनता की देवी है। सरफरोशी की तमन्ना भाग 4 में क्रांतिकारी जीवन बिस्मिल के स्वयं के लेख तथा उनके व्यक्तित्व पर अन्य क्रांतिकारियों के लेख, क्रांतिकारी बिस्मिल और उनकी शायरी संकलन तथा अनुवाद, क्रांति भूमिका डॉक्टर राम शरण गौड़, सचिव हिंदी अकादमी दिल्ली। बिस्मिल की उर्दू कविताएं देवनागरी लिपि में हैं, उनके हिंदी काव्यानुवाद सहित। बोल्शेविकों के करतूत। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार सन 2006 में प्रकाशित रामप्रसाद बिस्मिल का क्रांतिकारी उपन्यास है मन की लहर। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार सन 2006 में प्रकाशित रामप्रसाद बिस्मिल की कविताओं का संकलन है क्रांति गीतांजलि। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार सन 2006 में प्रकाशित रामप्रसाद बिस्मिल की कविताओं का संकलन यह भी है। बिस्मिल जी पर अन्य व्यक्तियों के विचार क्या थे, आइए इसको भी जान लेते हैं। भगत सिंह ने क्या कहा था। जनवरी सन 1928 के कीर्ति में भगत सिंह ने काकोरी के शहीदों में के बारे में एक लेख लिखा था। काकोरी के शहीदों की फांसी के हालात शीर्षक लेख में भगत सिंह बिस्मिल के बारे में लिखते हैं कि श्री रामप्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। आपको पूरे षड्यंत्र का नेता माना गया। चाहे बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी पंडित जगत नारायण जैसे सरकारी वकील की शुद्ध बुद्ध भुला देते थे। चीफ कोर्ट में अपनी अपील खुद ही लिखी थी, जिससे कि जजों को कहना पड़ा कि इसे लिखने में जरूरी नहीं कि बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति का हाथ है। जजों ने कह दिया था कि इसको लिखने में जरूर ही किसी बुद्धिमान तथा योग्य व्यक्ति का हाथ था। इतना प्रभावकारी लेख उन्होंने लिख दिया था। रज्जू भैया ने क्या कहा, ये इसको भी जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक रज्जू भैया ने एक पुस्तक में बिस्मिल के बारे में लिखा है। मेरे पिताजी सन 1921 से 22 के लगभग शाहजहाँपुर में इंजीनियर थे। उनके समीप ही इंजीनियरों की उस कॉलोनी में काकोरी कांड के एक प्रमुख सहयोगी श्री प्रेमकृष्ण खन्ना के पिता श्री राय बहादुर रामकृष्ण खन्ना भी रहते थे। श्री राम प्रसाद बिस्मिल प्रेमकृष्ण खन्ना के साथ बहुधा इस कॉलोनी के लोगों से मिलने आते थे। मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे कि बिस्मिल जी के प्रति सभी के मन में अपार श्रद्धा थी। उनका जीवन बड़ा शुद्ध और सरल, प्रतिदिन नियमित योग और व्यायाम के साथ शरीर पर बड़ा पुष्ट और बलशाली तथा मुखमंडल ओज और तेज से व्याप्त था। उनके तेज और पुरुषार्थ की छाप पर उन पर जीवन भर बनी रही। मुझे भी एक सामाजिक कार्यकर्ता मानकर वे प्रायः बिस्मिल जी के बारे में बहुत सी बातें बताया करते थे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सर संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है। हिंदी के प्रखर विचारक रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक स्वाधीनता संग्राम बदलते परिप्रेक्ष्य में बिस्मिल के बारे में बड़ी बेबाक टिप्पणी की है। ऐसा कम होता है कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी की छवि का वर्णन करे और दोनों ही शहीद हो जाएं। रामप्रसाद बिस्मिल ने रामप्रसाद बिस्मिल ने दिसंबर 19 दिसंबर सन 1927 को शहीद हुए। उससे पहले सन 1927 में भगत सिंह ने कीर्ति में काकोरी के वीरों से परिचय लेख लिखा। उन्होंने बिस्मिल के बारे में लिखा, ऐसे नौजवान कहाँ से मिल सकते हैं। आप युद्ध विद्या में बड़े कुशल हैं और आज उन्हें फांसी का दंड मिलने का कारण भी बहुत हद तक यही है। इस वीर को फांसी का दंड मिला और आप हंस दिए। ऐसा निर्भीक वीर, ऐसा सुंदर जवान, ऐसा योग्य व उच्च कोटि का लेखक और निर्भय योद्धा मिलना कठिन है। सन 1922 से 1927 तक रामप्रसाद बिस्मिल ने एक
लंबी वैचारिक यात्रा पूरी की। उनके आगे की कड़ी थे भगत सिंह। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में हमने सिविल सेवा परीक्षाओं से को दृष्टि में रखते हुए भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।